नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और बात करेंगे यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं, तो वहाँ पर किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लेकर आए हैं। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनमें से जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि RTE एक्ट 2009 हुआ, समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा हुई आपकी, जेंडर हुआ, समाजीकरण हुआ आपका, अधिगम अक्षमता, ठीक है, आकलन हुआ, मूल्यांकन हुआ। तो इन टॉपिकों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है आपको किसकी वकालत करता है। समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्य धारा शिक्षा की, या फिर एकीकृत शिक्षा की। तो ये जो है 2009 जो अधिनियम है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा कहते किसको हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है बच्चों, कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं या मंदबुद्धि बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं जिनमें कोई भी विकार नहीं होता है, तो सभी को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, ये कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा। मतलब कि सबको समान शिक्षा हमें प्रदान करनी है। तो ये मोटी मोटी बात होती है समावेशी शिक्षा की। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितने वर्ष तक के लिए ये जो है सुनिश्चित करता है? यहाँ पर पूछा गया है दिव्यांग बच्चों के बारे में। तो जो दिव्यांग बच्चों के लिए होता है तो ये होता है बच्चों 6 से 18 वर्ष तक के लिए। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि जो नॉर्मल होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनके लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है वो की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो देखिए ये वही प्रश्न आ गया जो अभी हमने बताया, 6 से 14 वर्ष तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर दिव्यांग की बात करता तो आपका हो जाता है 6 से 18 वर्ष तक। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो बताइएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, या फिर विशेष शिक्षा। तो इनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ पर शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में, उसमें जो है अनुच्छेद 21A को यहाँ पर जोड़ा गया था और यहाँ पर बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। इसी में हम थोड़ा और आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपसे बनता है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये किस अनुच्छेद में हैं? तो ये हैं आपके 12 से 35 के बीच में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मौलिक अधिकारों की। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 36 से 51 के मध्य में। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, नेगेटिविटी वाला है ये। ठीक है, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी नहीं होगा।
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा के अंतर्गत मंद बुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है? तो ये किया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। चाहे वो मंद बुद्धि का बालक हो तो हमें उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है, सामान्य बालक है तो उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा देनी है, किसी को छोड़ना नहीं है, यानी कि सबको बराबर समझकर हमें यहाँ पर चलना है, चाहे वो छात्र हो या फिर छात्रा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो किस पर जोर देना चाहिए ये यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि किस पर जोर देना चाहिए। तो जो समावेशी कक्षा होती है उसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में हमें जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो बच्चों को यहाँ पर देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हमें जो है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे। आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी ये जो है जनक थे, और इन्होंने क्या किया था कि 1894 में इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का जो है प्रस्ताव यहाँ पर रखा था, यानी कि करके सीखने पर इनको बिलीव था। जब बच्चा छोटा होता है तो स्वयं करके सीखने पर इन्होंने यहाँ पर बल दिया था, और ये जो है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। और आपको बता दें कि जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें शिक्षण विधि को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है, और रुचि और प्रयास इसके 2 मुख्य तत्व होते हैं। रुचि और प्रयास जो है इसके मुख्य 2 तत्व होते हैं कि बालक को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है उस पर हमें वहाँ पर प्रयास करना चाहिए, जो बालक के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें शिक्षा देनी है, यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। या फिर अगला पॉइंट है कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो पहला ही दिया था कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि करके सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस यहाँ पर बताया था जॉन डेवी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पर समझा रहे हैं, तो इधर उधर ध्यान न भटकाएं। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक करते चलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है कि हर बालक अपने में यूनिक है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, कोई मंदबुद्धि का है, कोई तेज बुद्धि का है, तो उनकी जो विभिन्नताएं हैं उसको हमें किस प्रकार से देखना चाहिए? अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें उसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको सिखाएं जिससे और भी जल्दी ये विकास कर सके। तो अध्यापन यानी कि किस तरीके से इसको हमें पढ़ाना है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अध्यापन और जो अधिगम है इस प्रक्रिया की जो परियोजना है, जो पहले हम परियोजना बनाएंगे तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि हम पहले ये समझें कि इनमें विभिन्नताएं क्या हैं
कौन सा बालक किस तरीके से समझ सकता है, इसकी परियोजना हमें पहले से बनानी चाहिए। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? बुद्धि के विभिन्न जो पक्ष हैं उसके लिए सही है। अगला ऑप्शन है सही है, फिर है लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, या फिर सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना ये जो है अधिक यहाँ पर प्रभावशाली होगी। इस पर हम परिचर्चा करेंगे, तभी हम इस पर कुछ कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह जो कथन है ये क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है बच्चों लैंगिक रूढ़िवादिता। यानी कि पहला ऑप्शन है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, बिल्कुल गलत। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, तो कम नहीं कर रहा है बल्कि ये तो और बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, तो समानता को तो बढ़ावा नहीं देता है। तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर क्या है? तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के को उसके माता पिता गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, तो वह कहता है कि गुड़िया लड़कियों के खेलने का खिलौना है, लड़कों का नहीं है, इसलिए मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूँगा। तो यह किस तरह का पक्षपात हो रहा है? तो आप लोग समझ गए होंगे, यह जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण क्या होगा, तो प्राथमिक का हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस। ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्राथमिक का। ठीक है, तो प्राथमिक का हो जाएगा आपका परिवार एवं पास पड़ोस। यहाँ पर आपसे द्वितीयक पूछा गया है, तो विद्यालय एवं मीडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखो आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो हमने आपको बताया था परिवार एवं पास पड़ोस। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो जो शारीरिक वृद्धि होती है बालक या बालिका की, और जो उसका विकास होता है वो तीव्र गति से कब होता है? जब वह छोटा होता है, यानी कि शैशवावस्था एवं जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में इसका शारीरिक जो वृद्धि है और जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास है वो किस क्रम में होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है बच्चों पहले सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन विकार किससे संबंधित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगभग हर शिफ्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पठन विकार संबंधी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने संबंधी जो विकार होता है ये कहलाता है आपका डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो ये होता है लेखन संबंधी विकार। लिखने में कठिनाई हो रही है तो लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया हो गया। डिसकैलकुलिया मतलब कि गणितीय विकार, क्या हो जाएगा? गणितीय विकार डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से मतलब हो जाएगा आपका, जैसे कि इसको याद करने के लिए डिसकैलकुलिया दिया है तो कैलकुलिया से कैलकुलेटर, तो हम याद कर सकते हैं कि गणितीय संबंधी विकार है। ठीक है, अगला है डिस्फेजिया, तो ये हो जाएगा भाषा संबंधी विकार। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो डिस्फेजिया है ये होता है आपका भाषा संबंधी विकार।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक शिक्षक का जब वो आकलन करता है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना ये भी गलत है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं है, उनकी अवधारणाओं को समझना है, उनमें क्या भ्रांतियाँ हैं उनको समझना यहाँ पर प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये होना चाहिए मूल्यांकन का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में आपसे डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।